हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपना इम्प्रॉपर इंटीग्रल शुरू कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोग पहले इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, किस किस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो वो सारे टेस्ट को हम लोग अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हम लोग के पास कोई फंक्शन हो जो कि किस में डिफाइंड है, किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है, ठीक। फिर लिखा हुआ है कि इफ़ एफ एक्स इज़ अनबाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज़ नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अनबाउंडेड है, जैसे कि हम लोग इंटीग्रल देखेंगे, अगर हम लोग ऐसा कुछ इंटीग्रल कुछ ऐसा लिखा हुआ है x-1 और यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं दी हुई है ना, यहाँ पे ए बी जो इंटीग्रल जो हम लोग का क्लोज इंटरवल है वही हम लोग की अगर लिमिट हो, यानी कि मान लो हम लोग का लिमिट क्या है यहाँ पर 1 से 2 है, और तो हम लोग का जो इंटरवल क्या हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर फंक्शन हम लोग का क्या है देखेंगे हम लोग, अगर जब हम लोग x=1 यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग का 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड है और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू कहाँ तक जा रही है हम लोग को किसी को कुछ नहीं पता, तो वही वैल्यू हो जाएगी हम लोग की अनबाउंडेड ना। तो अगर हम लोग का कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जो इस मतलब कि फाइनाइट लिमिट रखने पर भी वो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, यानी कि अनबाउंडेड हो जाए, बाउंड नहीं, यहाँ पे हम लोग को उसका बाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है तो कहाँ तक जा रही है किसी को कुछ मालूम नहीं होता, इन्फिनिटी कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है इन्फिनिटी। तो इस वजह से इस तरीके के जो इंटीग्रल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना। अगर जो इंटीग्रल की जो लिमिट है वो फाइनाइट है, लेकिन जो फंक्शन इस तरीके का दिया हुआ है कि वहाँ पर हम लोग की लिमिट रखने पर वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, तो हम लोग उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। और नहीं तो दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, अदरवाइज इफ़ एफ एक्स इज़ बाउंडेड इन गिवन इंटरवल। लेकिन अगर मतलब अदरवाइज मतलब या तो कंडीशन हो, या तो फिर दूसरा क्या बता रहा है, क्या हो कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, यानी कि जो इंटीग्रल की जो फाइनाइट इंटीग्रल ऐसे करके जो है, मान लो a to b, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं हो रही है, अनबाउंडेड नहीं हो रही है। यहाँ पर a भी रखेंगे तो 1/a कोई नंबर आएगा और 1/b कोई नंबर आएगा, अनडिफाइंड नहीं है, यहाँ पे अनबाउंडेड नहीं है। तो नॉर्मल है अगर हम लोग का ऐसा कुछ, तो हम लोग उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे, जब कि हम लोगों की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी तक पहुँच जाए। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग की जो लिमिट है, इंटीग्रल की लिमिट क्या a से इन्फिनिटी तक जा रही है, और यहाँ पे -∞ to b या फिर -∞ से इन्फिनिटी तक, तब हम लोग क्या करेंगे उस इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई हैं, दो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम लोगों का इंटीग्रल ही -∞ से कोई इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, या फिर -∞ से कोई नंबर a तक जा रहा है या b तक समझ लीजिए, और या फिर कोई नंबर a से इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर ये कोई केस हो तो हम लोग क्या कहते हैं इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर अगर हम लोग के पास इंटीग्रल तो a to b दिया हो, लेकिन उसमें हम लोग का कुछ फंक्शन ही ऐसा दे दिया हो ऐसे करके x-a x-b, फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि जो अंदर वाला इंटीग्रैंड है हम लोग का ये फंक्शन, ये अगर अनडिफाइंड हो जाए इस लिमिट पर, तो भी हम लोग क्या कहेंगे उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ए भी यहाँ पे ए रखेंगे तो फिर तब भी ये पूरा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो जाएगा, और या फिर बी रखेंगे यहाँ पर तो हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अनबाउंडेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। दो तरीके के होते हैं। फिर देखिए क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहला है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड देखिए कैसे होते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx is said to be improper integral of first kind if either a or b or both are infinite। तो अगर हम लोग का या तो ये या फिर दोनों इन्फाइनाइट हो जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे यहाँ पर b जो है वो इन्फिनिटी तक पहुँच गया, यहाँ पे a इन्फिनिटी तक पहुँचा है। और हम लोग एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि
ए से बी जो होता है उसमें हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो कैसे आएगी हम लोगों की, अगर नीचे वाले पे इंटीग्रल इन्फिनिटी रखेंगे यानी कि जो लोअर बाउंड है वो इन्फिनिटी तक टेंड करेगा, जैसे कि हम लोग का जो रियल लाइन होती है हम लोग की, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, तो लोअर बाउंड इसकी कहाँ तक इन्फिनाइट तक लेकर जाएंगे तो वो क्या आएगा हम लोग का माइनस इन्फिनिटी, और अपर बाउंड अगर बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे तो वो इन्फिनिट पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो वही चीज़ है कि अगर नीचे लिखना है इन्फिनिटी तो वो माइनस इन्फिनिटी रहती है, अगर ऊपर लिखना है तो वो इन्फिनिटी, इसीलिए यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिखा है, और यहाँ पे अगर नीचे इन्फिनिटी रखनी है तो नीचे माइनस इन्फिनिटी टू 0 रखा गया है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर देखिए पहले उसमें कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। व्हेन b इज़ इनफाइनाइट, अगर b इनफाइनाइट होगा तब क्या लिखा है कि लेट f बी अ बाउंडेड, f क्या है हम लोग का बाउंडेड फंक्शन, एंड इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल है x और उसके बाद के सारे मतलब x इक्वल्स टू a और a के बाद के सारे नंबर्स के लिए ना, यही लिखा हुआ है कि f इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल भी है कहाँ के लिए, a और a से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, यानी कि a से लेकर बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये इंटीग्रेबल है। तो फिर क्या लिखा है कि 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे हम लोग को 0 नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लोग को a लिखना है। ठीक है, ये a है क्योंकि ये वही जनरल टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का ये a हो गया, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ वाली जो इन्फिनिटी है इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट में करके कि लिमिट अपसाइलन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग अपसाइलन लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, अपसाइलन उसकी वैल्यू रखेंगे, और जो जो वैल्यूज़ फिर इंटीग्रेट करने पर आएंगी वहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी रख देंगे। ठीक, इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ये बताया गया है इसमें। तो कुछ नहीं किया गया है, इसको बताया गया है कि इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। डायरेक्ट इन्फिनिटी है तो हम लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हम लोग इन्फिनिटी की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एप्सिलॉन रखे हैं, आप लोग डेल्टा रख सकते हैं, कुछ p नंबर रख सकते हैं, बस खाली क्या होना चाहिए, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी और p टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस ये करना है आप लोगों को। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एप्सिलॉन रखें, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख दीजिए और वहाँ पे उसको दिखा दीजिए कि लिमिट लगा के उसको एप्सिलॉन पे टेंड करा दीजिए, और पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आए वहाँ पे हम लोग लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे। ठीक, फिर कन्वर्जेंस के बारे में क्या लिखा है कि इफ़ लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट करेगी एंड फाइनाइट होगी, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स सेट टू कन्वर्ज, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। ठीक, तो हम लोग का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और इसकी लिमिट निकालने पर एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, यानी कि एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी वैल्यू आए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है, यानी कि ये वाला जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, और अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग क्या कह देंगे, वो डाइवर्जेंट है। ठीक, इसी तरीके से जब हम लोग a को लेकर चलेंगे, अगर a इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू b। ठीक, फिर अब हम लोग को, अब जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे कोई नंबर रखना है, तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रख दिए और यहाँ पे एप्सिलॉन लगा दिए। इसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्जेंस के बारे में वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर ये जो इंटीग्रल है एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट वैल्यू देगा तब हम उसको कहेंगे कि ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज इट इज़ डाइवर्जेंट। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले, किसकी, इस इंटीग्रल की, वहाँ पे एप्सिलॉन की जगह टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी ये वाली इंटीग्रल, नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है। और तीसरा केस क्या है, वो व्हेन बोथ a एंड b आर इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे हो जाए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए लेट f बी बाउंडेड फंक्शन एंड इंटीग्रेबल ऑन r। ठीक, तो कैसे पहले लिखते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए c, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से c तक इसको तोड़ते हैं, फिर c से इन्फिनिटी, दो इंटीग्रल में तोड़ लेते हैं। अब इसको हम लोग जैसे ऊपर जो दो केसेस थे उसको इस तरह से सॉल्व कर देते हैं कि ये वाला इसकी जैसे सॉल्व करते हैं
और ये वाला इंटीग्रल इसके ऊपर जो केस दी थी उसकी वजह से। तो दोनों की जो वैल्यू आती है अगर उसको प्लस करने पर हम लोग का कोई नंबर फाइनाइट नंबर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, वो एग्जिस्ट करेगा और कन्वर्जेंट होगा, और अगर नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे कि वो डाइवर्ज करेगा। ठीक, तो देखिए यही चीज़ किया हुआ है कि एप्सिलॉन 1 यहाँ पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 लिया हुआ और ये माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इसको सही से लिखिएगा। तो एप्सिलॉन 1 की जगह माइनस इन्फिनिटी है टू सी और एफ एक्स डी एक्स, फिर लिमिट एप्सिलॉन 2 की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, फिर इंटीग्रल करके एफ एक्स डी एक्स। कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे, इफ़ ये वाली क्वांटिटी एंड दूसरी वाली क्वांटिटी बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट, दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी जो ये वाली जो क्वांटिटी दी हुई थी वो कन्वर्ज करेगी, नहीं तो वो डाइवर्ज करेगी। तो इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए सेकेंड क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx is said to be improper integral of second kind if a and b are finite। ना a और b क्या होना चाहिए, फाइनाइट, बट f has one or more point of infinite discontinuity, that is f is not bounded on closed interval ab। जैसे हम बताए थे वैसे ही है। एग्जाम में देखिए क्या है कि यहाँ पर a और b देखिए इंटीग्रल जो लिमिट है 0 और 1 दोनों फाइनाइट है, ठीक, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगी। और उसके बाद क्या किया गया है कि फिर यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सेकेंड काइंड तब कहेंगे इफ़ a एंड b आर फाइनाइट, ठीक, a और b फाइनाइट हो गया, पहला कंडीशन हो गया, बट f हैज़ मोर वन और मोर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, f के पास एक और या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए बी में। f इज़ नॉट बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक, तो देखिए क्लोज इंटरवल ए बी यानी कि यहाँ पे इंटीग्रल लगता था a से b, अगर क्लोज इंटरवल ए बी होता है तो, और यहाँ पे अगर 0 से 1 है इस वाले एग्जांपल में तो हम लोग का इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से 1। ठीक, तो फिर हम लोग क्या, अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रखेंगे जब 0 तो देखेंगे आप लोग कि 1/0 जो कि अनडिफाइंड है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक, इसी तरह अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 रखेंगे x की जगह जब ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर तो लाई करेगा कि 1/2 - 1 क्या होता है 1, लेकिन जब हम लोग 1/2 - 2 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/0 जो कि होता है हम लोग का अनडिफाइंड वैल्यू। तो ये जो अंदर का इंटीग्रेंड है वो बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड हो गया है, किसमें, क्लोज इंटरवल 1 से 2 में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि f इज़ नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस वाले इंटरवल में 1 से 2 में जो फंक्शन है 1/2 - x वो अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड हो गया। इसी तरीके से बाकी भी एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 1 और 4 है, तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जब मतलब 0 हो जाएगा, और जब 4 रखेंगे तो ये वाला टर्म। तो कुल मिला के क्या हो गया हम लोग का, दोनों ही केसेस में हम लोग के पास जो इंटीग्रेंड है वो अनडिफाइंड यानी कि अनबाउंडेड मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है। ठीक, यहाँ पे अगले वाले जो एग्जाम्पल है इसमें क्या लिखा है, इसमें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है शायद, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 से 2 कर सकते हैं ना, कि 0 पे भी डिफाइंड हो जाएगा और 2 पे भी डिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू 1 से 2 रखेंगे, तब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 वाले पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे पहला केस क्या लिखा हुआ है, लेट a जो स्मॉल a है be the only point of infinite discontinuity of the function f in closed interval a b। अगर a जो है यानी कि जो लोअर लिमिट है a, वो अगर सिर्फ उसी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, जैसे कि कहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये वाले एग्जाम्पल इस पर अप्लाई होता है कि यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट पर सिर्फ a1 मतलब कि x = 1 रखने पर ही 1/x - 1 का जो स्क्वायर है, यहाँ बस यहाँ पे x = 1 रखने पर ही फंक्शन अनडिफाइंड होगा।
और किसी भी वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखा है क्या कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं लिमिट अपसाइलन टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव की तरफ, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो निकालेंगे और इंटीग्रल में क्या कर देंगे a प्लस अपसाइलन टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये कर क्यों रहे हैं आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्योंकि जो ए वाला पॉइंट है, यानी कि सिर्फ इस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो इसमें थोड़ा सा भी वैल्यू प्लस कर देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं रह जाएगा, फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जैसे कि ये वाले केस में देखेंगे, अगर यहाँ पे 1 है ना, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 है, तो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक, तो x बराबर 1 पर फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन 1 प्लस अपसाइलन पे, यानी कि मान लो कि अपसाइलन की वैल्यू क्या हो गई 0.01, इतनी छोटी वैल्यू, अगर हम लोग क्या कर दें 1 प्लस 0.01 रख दें तो क्या हो जाएगा 1.01 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में, अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें इस वाले जगह पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 0.01 का स्क्वायर, यानी कि ये अनडिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो मतलब अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है किसी फंक्शन की, यानी कि इसी एक ही पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, उसी पे फंक्शन की वैल्यू अनबाउंडेड आ रही है, तो उसमें छोटी सी वैल्यू प्लस करने पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक एप्सिलॉन प्लस करके हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे ना, बस उसके एक पॉइंट बाद तक। जैसे कि एक क्लोज इंटरवल ए बी में, क्योंकि हम लोग का काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन किस में है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, तो हम लोग क्या लेंगे ए के जस्ट बाद वाली ए प्लस अपसाइलन वाली वैल्यू। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिमिट अपसाइलन टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव ना। और अगर हम लोग बी की पॉइंट देखें, बी वाला अगले केस में देख लेंगे, चलिए अच्छा, तो बी वाले में क्या हो जाएगा कि अगर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस b पर अनडिफाइंड होगा तो क्या करेंगे हम लोग, b के बाद वाली वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे कि b प्लस अपसाइलन नहीं करेंगे, क्योंकि जो अब b प्लस अपसाइलन करेंगे तो वो इस इंटरवल के बाहर चला जाएगा, तो इस इंटरवल के बाहर नहीं जाना हम लोग को, क्योंकि फंक्शन इसी इंटरवल में डिफाइंड है, तो हम लोग इसी के अंदर रहना है। तो क्या कर देंगे लिमिट a टू b माइनस अपसाइलन और अपसाइलन टेंडिंग टू ज़ीरो निगेटिव, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। इस वजह से यहाँ पे 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव लिखेंगे, और a प्लस अपसाइलन और b माइनस अपसाइलन इस वजह से लिखेंगे कि हम लोग को इस इंटरवल के अंदर ही रहना है। फिर देखिए कन्वर्जेंस क्या लिखी हुई है कि इफ़ इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग इस तरह से अगर लिखें और वो एग्जिस्ट करें और वो फाइनाइट हो, तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कन्वर्ज एट a, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक, तो हम लोग उसमें एक छोटी सी वैल्यू प्लस करेंगे, a प्लस अपसाइलन कर दिया, अगर उस a प्लस अपसाइलन पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट और एग्जिस्ट कर जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट a पर a प्लस अपसाइलन वाले जो a है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट है, नहीं तो हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट है, ठीक। इसी तरीके से अगर लास्ट वाला जो पॉइंट है सेकंड केस में लिखा है कि इफ़ लेट b बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f इन क्लोज इंटरवल a b, तो इन जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स रहेगा उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, उसको डिफाइन कर सकते हैं अपसाइलन टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव, यानी कि ज़ीरो पॉजिटिव इंटीग्रल a से b माइनस अपसाइलन ना, क्योंकि हम लोग को कहाँ जाना है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही रहना है, इस वजह से a से प्लस कर रहे थे और b से माइनस करेंगे, तो b माइनस अपसाइलन a टू b माइनस अपसाइलन एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर कन्वर्जेंस में क्या लिखा है कि इफ़ लिमिट अपसाइलन टेंडिंग टू इतना एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो एफ एक्स डी एक्स होगा उसको कहेंगे हम लोग कन्वर्जेंट है ए बी पर, उसी पॉइंट बी पर कन्वर्जेंट होगा। बी माइनस अपसाइलन पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट और एग्जिस्ट करती है तो हम लोग क्या कहेंगे, जो फंक्शन कन्वर्ज किस पे करेगा, बी पर, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन, ठीक। फिर थर्ड केस है कि इफ़ ए एंड बी आर द ओनली पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों पॉइंट अगर
अगर ये वाले पॉइंट और दोनों इस वाले पॉइंट दोनों पर अगर है, सिर्फ 2 पॉइंट हैं अगर, तो एक बार क्या कर देंगे, ए और बी के बीच में से पहले तो एक पॉइंट सी लिया, तो क्या करेंगे, ए से सी वाली कंडीशन में क्या करेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन से सी एफ एक्स डी एक्स, फिर दूसरे वाले में सी से बी तक, तो सी से बी माइनस एप्सिलॉन तक एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पर हम लोग का ये जो यहाँ पर हम लोग का लिमिट लगेगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक, लिमिट लगा दीजिएगा। तो उसके बाद क्या लिखा है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज द लिमिट इसके कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेट टू कन्वर्ज इफ बोथ द लिमिट इतना एंड इतना क्या एग्जिस्ट करना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए, अदरवाइज इट इज कॉल्ड डाइवर्जन ना। अगर दोनों लिमिट अलग अलग हम लोग की एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट होगी, तो हम लोग कह देंगे कि जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है वो कन्वर्ज कर रहा है, अदरवाइज वो डाइवर्ज करेगा। उसके बाद क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, integral a to b f x dx is said to be improper integral of third kind if its limits of f is unbounded, that is a or b or both are infinite and f also unbounded in closed interval a b। तो थर्ड काइंड क्या होता है, वो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का मिक्सचर होता है। तो इसमें होना क्या चाहिए, देखिए इफ से बात क्या लिखा है, सेट टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड इफ, अगर हम लोग के पास क्या क्या हो, लिमिट्स ऑफ एफ आर अनबाउंडेड, यानी कि जो इंटीग्रल में जो इन्फिनिट आ रहा था वो भी आना चाहिए, और जो अंदर फंक्शन में इस इंटीग्रल की वैल्यू रखें तो इन्फिनिट आ जाए वो भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रल में तो इन्फिनिट आ रहा है, यानी कि हम लोग का फर्स्ट काइंड है, ठीक, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तीनों में इंटीग्रल में जो है हम लोग का जो लिमिट्स हैं वो इन्फिनिटी आ रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट काइंड हो गया, यानी कि ए और बी बोथ आर बोथ, या फिर एक में उसमें से कोई एक इनफाइनाइट होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो हो गई। और दूसरा क्या लिखा है, एंड एफ इज़ ऑल्सो अनबाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो उसको क्लोज इंटरवल ए बी में अनबाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि 0 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे अगर नीचे 0 रख देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा या फिर अनबाउंडेड हो जाएगा। और फिर क्या, एक और क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग कैसे रख दें, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी नहीं, 0 रखेंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कुछ, इसमें चेंज करना पड़ जाएगा इसके अनडिफाइंड होने के लिए। 1/0 रखेंगे अगर यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0 + 2 यानी कि 2, 1/2 डिफाइंड है। इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, तो अभी भी डिफाइंड रहेगा। तो इसको थर्ड काइंड बनाने के लिए इसको हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग -∞ से या फिर -2 से इन्फिनिटी रख दें अगर, तो ये भी हो सकता है। इसको अनडिफाइंड बनाना होगा, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक। तो इसको अनडिफाइंड बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 से इन्फिनिटी, तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 + 2 0। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाना होगा, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया हम लोगों का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। तो 3 तरीके के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, एक फर्स्ट काइंड होता है, दूसरा काइंड होता है, और दोनों में एक और उस वैसा काइंड जिसमें फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों मौजूद हों उसको हम लोग थर्ड काइंड बोलते हैं। फिर हम लोग के पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल में देख लीजिए कि इसको हम लोग जैसे जो अभी तक पढ़ के आए हैं कि अगर इंटीग्रल है, इन्फिनिटी है, तो हम लोग वहाँ पे एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख के वहाँ पे एप्सिलॉन रख के सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 1 to ∞ dx/√x, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 से इन्फिनिटी dx/√x के लिए सबसे पहले इन्फिनिटी की जगह एप्सिलॉन रखेंगे, रख दिए यहाँ पे, और एप्सिलॉन क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट था तो हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी की, लगा दिए, ठीक, ये आ गया।
अब क्या करना है कि अब इस इंटीग्रल को जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं हर इंटीग्रल वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो x के पावर -1/2 आ गया, इंटीग्रल करेंगे तो -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 हो जाएगा। अब वहाँ पे एप्सिलॉन रख देंगे x की जगह। जब x की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर लिए, प्लस करके माइनस करके ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये 1/2 को ऊपर ले गए, ठीक, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। फिर जब एप्सिलॉन रखेंगे तो एप्सिलॉन के पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो कुल मिला के हम लोग के पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू में हम लोग अगर इन्फिनिट यहाँ पे रख दें तो कुल मिला के सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। तो हम लोग क्यों क्या दिख रहा है यहाँ से कि जो हम लोग का इंटीग्रल है, यानी कि जो लिमिट लगाकर जो हम लोग इंटीग्रल बनाए थे उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इन्फिनिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग कह देंगे कि ये जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है ना। तो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या किए हैं, उसमें भी वैसे ही करेंगे कि लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एप्सिलॉन इन्फिनिटी की जगह हम लोग एप्सिलॉन रख देंगे, उसको सॉल्व करें। और यहाँ पर भी एप्सिलॉन ऊपर आ जा रहा है तो इन्फिनिटी भी ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग का जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to ∞ 1/1 + x² dx। इसके लिए क्या करें, इसमें भी सेम काम करेंगे। तो जब ये आ गया, हम लोग को पता है कि 1/1 + x² का tan इनवर्स x होता है। अब इसकी लिमिट लगा दी है 0 से एप्सिलॉन आया। एप्सिलॉन की वैल्यू इन्फिनिटी जब रखे तो उसको हम लोग को क्या मिलता है, tan कितने की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, π/2 की। तो यहाँ पे हम लोग का π/2 आ गया, जो कि एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है। तो इससे हम लोग क्या कह दिए कि जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। ठीक, तो इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक और तरीका है, मतलब एक और तरीके का ये होता है हम लोग के पास कि -∞ से इन्फिनिटी। तो इसके लिए क्या करते थे, फिर इसको हम लोग करते हैं -∞ से कोई पॉजिटिव नंबर c प्लस c से इन्फिनिटी। तो इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। दोनों को अगर दोनों की वैल्यू अगर हम लोग को मिल जाती है फाइनाइट प्लस करने पर, तो हम लोग कहेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हम लोग क्या कर लिए कि कंसीडर कर लिए i = जो दिया हुआ था वो, और अगर फिर हम लोग क्या कर दिए -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी लगा दिए, और इन दोनों को i1 + i2 लिख करके इक्वेशन बना लिए। फिर i1 को उठाए, -∞ से 0 था, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए हैं, -∞ को डेल्टा मान लिए, और डेल्टा टेंडिंग्स टू -∞ हो गया। यहाँ पे यहाँ पे डेल्टा से 0 तक लिमिट चली गई। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा -1/2, जो कि फाइनाइट है और यूनिक वैल्यू है। इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, देखिएगा आ रहा है कि नहीं इतना। फिर दूसरे वाले में जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास पॉजिटिव में 1/2 आएगा, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। दोनों का प्लस जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोग क्या कह देंगे, जो जो हम लोग माने थे दिया हुआ इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट है। ठीक, इसी तरीके से एक और कन्वर्जेंस चेक करना है इस इंटीग्रल का। ये इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग आगे कन्वर्जेंस टेस्ट में वगैरह में, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह में करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, इसको भी सेम तरीके से उठाए, क्या किए कि अब इसको कैसे लिखे, यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह क्या रख दी, यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक, जैसे हम लोग बाकी में कर रहे थे वहाँ यहाँ तक वैसे किए। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1/x⁴n। तो n की वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को, ना ही यहाँ पे दी हुई है, तो हम लोग इसको मानना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या क्या रखेंगे। तो पता नहीं हम लोग को कि n की वैल्यू बदलने पर इसकी वैल्यू बदल रही है कि नहीं बदल रही है, क्या आ रही है, कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग रख के देखेंगे कि कौन से n की वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस क्या ले लिया हम लोग कि n बराबर अगर 1 है, तो सिंपल केस, तो उसको सॉल्व किए, log x आया, log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो हो गया हम लोग के पास इन्फिनिटी, यानी कि n = 1 पे तो जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है। ठीक, अब हम लोग 1 पे देख लिए डाइवर्जेंट है। 1 से नीचे जाएंगे, जब n लिए 1 से छोटा, तो क्या आएगा, इंटीग्रल लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी a से एप्सिलॉन 1/x⁴n dx बराबर, ये आ गई वैल्यू।
अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 1/x के पावर n को x के पावर माइनस n लिख दिए, इंटीग्रेट किए -n+1 अपॉन में -n+1। फिर क्या आई, फिर हम लोग इसको बाहर निकाल लिए 1 - n को यहाँ पे, फिर x के पावर 1 - n के पावर ये हो गई, मतलब इसकी लिमिट लगा दिए a से एप्सिलॉन यहाँ पे। फिर क्या आया, फिर कर दिए हम लोग जब x की जगह लिमिट रख दिए उसकी, एप्सिलॉन रख दिए और a रख दिए ना यहाँ पे सबसे नीचे वाली लाइन में यहाँ पे रखे। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, देखिए कि जब एप्सिलॉन को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की पावर 1 - n माइनस a के पावर 1 - n इंटू 1/1 - n आएगा, और इन्फिनिटी की पावर कुछ भी रहे वो इन्फिनिटी ही हो जाती है। तो हम लोग को क्या मिल गया कि इन्फिनिटी। तो इस केस में भी ये जो हम लोग का इंटीग्रल है वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि n = 1 और <1 पे जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो डाइवर्जेंट होगा। फिर n > 1 पे चेक करेंगे हम लोग, n > 1 पे क्या आएगा, देखिए कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखा, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें वैसी चल रही हैं अभी भी ना, यहाँ तक हो गई हम लोग की x की पावर -n+1 अपॉन में -n+1। फिर हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए और n-1 लिख दिए, ठीक, और बाकी यहाँ पे लिमिट रख दिए हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन रख दिए, एप्सिलॉन की पावर -n+1 और a के पावर -n+1, जो उसको हम लोग अपॉन में करके लिख लिए। फिर क्या आ गया कि जब अपॉन में करके लिख लिए तो हम लोग नीचे आ गया, क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे क्या रखें, इन्फिनिटी, तो 1/∞ हो गया हम लोग का 0, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 में a के पावर n-1, तो ये वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू आ गई ये। तो कुल मिला के हम लोग के पास कोई नंबर आ गया जो कि फाइनाइट और यूनिक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले केस में n > 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो जो ये इंटीग्रल दिया हुआ है ये इज़ कन्वर्जेंट फॉर n > 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर और n लेस और इक्वल टू 1 पे। तो इतना हो गया हम लोग का इस इंटीग्रल का कन्वर्जेंस चेक, यानी कि 1 से कम पे 1 पे और 1 से अधिक, यानी कि 1 से अधिक कोई भी नंबर ले सकते हैं, सब पे इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे कुछ होमवर्क जिसको आप लोग को सॉल्व करके हमें भेजना है, ठीक है। तो आज में हम लोग इतना चीज़ें देखे हैं कि क्या क्या देखे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन देखे, क्लासिफिकेशन देखे, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लिए हैं। अभी कोई हम लोग कोई टेस्ट नहीं लगाए अभी तक, अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वो देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग टेस्ट देखेंगे, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट जिसको हम लोग क्वेश्चन टेस्ट भी बोलते हैं, फिर डिरिचलेट टेस्ट, एबल्स टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये होमवर्क आप लोग करके हमें भेजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।